नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। धोखाधड़ी के मामले में उमर अंसारी को राहत नहीं। धोखाधड़ी के मामले से डिस्चार्ज की अर्जी खारिज हो चुकी है। जियामऊ स्थित शत्रु संपत्ति पर कब्जा करने का मामला है। धोखाधड़ी से अपने पिता भाई के नाम रजिस्ट्री कराने के आरोप है। एमपी एमएलए कोर्ट ने अर्जी को खारिज कर दिया है। उमर अंसारी पर आरोप तय करने के लिए 2 दिसंबर को अब अगली सुनवाई होगी। तो जियामऊ स्थित शत्रु संपत्ति कब्जा करने का ये मामला है। धोखाधड़ी से अपने पिता को ये सारी संपत्ति ट्रांसफर करने, रजिस्ट्री कराने का ये पूरा मामला है और उमर अंसारी पर आरोप तय करने के लिए अब सुनवाई 2 दिसंबर की तय की गई है। उमर अंसारी को राहत नहीं मिली है। बता दें कि इससे पहले सुनवाई हो चुकी थी और आरोप जो है वो सिद्ध हो चुके हैं। उमर अंसारी पर आरोप अब तय करने के लिए 2 दिसंबर का दिन जो है वो चुना गया है। 2 दिसंबर की तारीख तय की गई है। धोखाधड़ी से अपने पिता भाई के नाम रजिस्ट्री करने का आरोप है। तो बता दें, उमर अंसारी को राहत नहीं है। 2 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। आरोप तय होंगे 2 दिसंबर को। इसी के साथ धोखाधड़ी के मामले में डिस्चार्ज की अर्जी जो है वो खारिज हो चुकी है। जियामऊ स्थित शत्रु संपत्ति पर कब्जा करने का ये मामला है। तो उमर अंसारी पर आरोप तय करने के लिए 2 दिसंबर को सुनवाई होगी। प्रियम पाठक ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियम, अब उमर अंसारी को राहत नहीं मिली है। 2 दिसंबर को अगली सुनवाई। बिल्कुल, देखिए, कह सकते हैं लगातार मुख्तार अंसारी और उनके परिवार के सदस्यों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और लगातार कानूनी शिकंजा उन पर कसता जा रहा है। जिस तरीके से लखनऊ के अंदर शत्रु संपत्ति को कब्जाने का जो मामला है वो उन पर और उनके परिजनों पर चल रहा है। इसी के चलते अब उमर अंसारी पर जो जियामऊ स्थित यानी कि लखनऊ के हजरतगंज से सटा हुआ ये एरिया है, वीवीआईपी एरिया माना जाता है और वहां पर ये बड़े हिस्से में जो शत्रु संपत्ति थी उसको गलत तरीके से, गलत तथ्यों को पेश करते हुए और सत्ता का प्रयोग करते हुए उस जमीन को अपने नाम उनकी रजिस्ट्री करा ली गई थी, अपने परिवारजनों के नाम रजिस्ट्री करा ली गई थी। अब उस मामले को लेकर जांच चल रही है। इससे पहले जो मुख्तार अंसारी के जो घर बने हुए थे उसके ध्वस्तीकरण का कार्य भी जो है वो किया जा चुका है और इस मामले को लेकर जो सुनवाई चल रही थी एमपी एमएलए कोर्ट में, उन्होंने केस को डिस्चार्ज करने की अर्जी लगाई थी। उसको कोर्ट ने फिलहाल अभी खारिज कर दिया है। अगली सुनवाई जो है वो 2 तारीख को होगी। उसमें देखना होगा कोर्ट की तरफ से क्या कुछ आदेश जारी किए जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि मुख्तार अंसारी और उनके परिवार के सदस्यों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कोर्ट से भी उनको किसी भी तरीके की राहत जो है वो मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार की प्रभावी पैरवी हो रही है, सरकार तथ्यात्मक रूप से कोर्ट के बीच में है, न्यायालय के बीच में है और उसने सभी तथ्यों को रखा है, तो उससे साफ तौर पर जाहिर है कि इन सभी चीजों में फर्जीवाड़ा किया गया है। जो जमीनें थी उनके शत्रु संपत्ति की, उनको गलत तरीके से गलत दर्शाते हुए उनको अपने नाम उनकी रजिस्ट्री करा ली गई थी। तो ये कहीं ना कहीं सत्ता का जो प्रयोग किया गया था उसके खिलाफ सरकार की लगातार अब जो कार्रवाई है वो जारी है। सीएम योगी का एक्शन कह सकते हैं वो लगातार जारी है और जिस तरीके से उन्होंने सख्त निर्देश अपने अधिकारियों को दे रखे हुए कि जिन लोगों ने भी फर्जी तरीके से जमीनों पर कब्जे किए हुए उनके खिलाफ प्रभावी रूप से कार्रवाई की जाए। जिला प्रशासन जो है वो प्रभावी रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई करे, तो उसका कहीं ना कहीं ये नतीजा है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जियामऊ में इससे पहले कई बार ध्वस्तीकरण का कार्य जो है वो किया जा चुका है, घरों को खाली कराया जा चुका है। बड़ी संख्या में और बड़ी क्षेत्रफल में कह सकते हैं ये कब्जा जो था वो किया गया हुआ था। लेकिन फिलहाल अब लगातार कह सकते हैं कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है और धीरे धीरे जो कह सकते हैं मुख्तार अंसारी है और जो उसके परिजन है उनकी जो पकड़ है वो ढीली हो रही है और कोर्ट के अंदर भी अगर आप देखें तो उनको कहीं से राहत मिलती हुई नजर फिलहाल अभी नहीं आ रही है। तो कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज करते हुए क्या क्या कहा है प्रियम? कोर्ट ने साफ तौर पर अभी देखिए इस मामले में कोई भी राहत देने से मना कर दिया है और इसको लेकर अगली तारीख जो है वो मुकम्मल कर दी है। उस तारीख में फिर से सुनवाई होगी और उसमें देखना होगा क्या कुछ चीजें जो है वो निकल के सामने आती हैं। फिलहाल अभी साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो तस्वीरें हैं वो इस बात को बयां कर रही हैं, जो सीन बन रहा है कि मुश्किलें जो है वो आसान नहीं होने वाली हैं और राह काफी कठिन मुख्तार अंसारी उनके परिजनों की होने वाली है। कई ऐसे आरोप है जो इनके ऊपर लगे और धीरे धीरे करके सबका हिसाब हो रहा है, चाहे उमर अंसारी हो या फिर मुख्तार अंसारी हो। एक के बाद एक कई सजा ऐसी है जिसका ऐलान हो रहा है और सुनवाई लगातार हम देख रहे हैं।
बिल्कुल देखिए, लगातार कह सकते हैं कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। जिस समय मुख्तार अंसारी सत्ता में हुआ करते थे या सत्ता में उनकी पैठ हुआ करती थी, उस दौरान बड़ी संख्या में इस तरीके के कह सकते हैं गड़बड़ियां जो थी वो की गई थी सत्ता का प्रयोग करते हुए। और शायद अब ये उसी का नतीजा है कि एक एक करके अब परतें जो है वो खुल रही हैं और उसमें साफ तौर पर ये बात जाहिर हो रही है कि किस स्तर पर और किस तरीके से मुख्तार अंसारी ने अपने रसूख का प्रयोग करते हुए इन सरकारी चीजों को या फिर गैर संपत्ति जो शत्रु संपत्तियां थी उनको किस तरीके से अपने अधीन किया, अपने परिजनों के अधीन किया और उसको अपने लोगों को उसके जरिए जो है वो फायदा पहुंचाया। तो वो कहीं ना कहीं तस्वीरें जो है वो साफ तौर पर अब निकल के सामने आ रही हैं और परतें जो थी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि किस तरीके से मुख्तार अंसारी और उसके परिवार के सदस्यों का एक तरीके से हुक्मरानी हुआ करती थी उस दौर में, उसकी कहीं ना कहीं बानगी जो है वो जरूर अब देखने को मिल रही है। ठीक है प्रियम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो उमर अंसारी पर आरोप तय करने के लिए 2 दिसंबर को सुनवाई जो है अब अगली होनी है। बता दें उमर अंसारी को कोई राहत नहीं है। खबर में आगे बढ़ेंगे। वसीम रिजवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। सदात का गदगंज थाने में कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। बता दें वसीम रिजवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। सआदतगंज थाने में कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। अलग अलग समूह में दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप है। कनीज फातिमा की शिकायत पर केस हुआ है दर्ज। रिजवी पर इस्लाम धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप है। तो कनीज फातिमा की शिकायत पर केस दर्ज हुआ है। महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रही हम कि रिजवी पर कई ऐसे आरोप है जिनके खिलाफ ये केस दर्ज हुआ है। रिजवी पर इस्लाम धर्म को ठेस पहुंचाने, आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में केस दर्ज हुआ है। वसीम रिजवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। तो सआदतगंज थाने में कई धाराओं में केस दर्ज हुआ है। बता दें अलग अलग समूह में दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप है। कनीज फातिमा की शिकायत पर केस दर्ज हुआ है और रिजवी पर इस्लाम धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा है। सआदतगंज थाने में कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। वसीम रिजवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। अलग अलग समूह में दुश्मनी को बढ़ावा देने का आरोप है और सआदतगंज थाने में कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो सआदतगंज थाने में कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। बता दें रिजवी पर इस्लाम धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है और इसलिए ये मुकदमा दर्ज हुआ है। वसीम रिजवी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। कनीज फातिमा की शिकायत पर एक केस दर्ज किया गया है। सआदतगंज थाने में कई धाराओं में केस दर्ज हुआ है। रिजवी पर इस्लाम धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है और इस संदर्भ में केस दर्ज किया गया है। प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कनीज फातिमा ने प्रियम ये मुकदमा दर्ज किया गया है, आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। बिल्कुल स्वीटी, देखिए कनीज फातिमा की तरफ से ये मुकदमा जो है वो दर्ज कराया गया है जिसमें इस बात को कहा गया है कि इस्लाम को लेकर वसीम रिजवी की तरफ से आपत्तिजनक टिप्पणियां जो है वो की गई हैं और धर्म समुदाय के बीच में कह सकते हैं उन्होंने दुश्मनी को बढ़ावा देने का जो है वो आरोप लगा है। उन्होंने कहा है कि अलग अलग समुदायों के बीच में वसीम रिजवी जो है वो धर्म संप्रदाय के बीच में जो है वो दुश्मनियां बढ़वा रहे हैं और जिस तरीके से उनकी बयानबाजी रहती है उसका साफ तौर पर कहीं ना कहीं शांति और सौहार्द पर जो है वो बुरा असर पड़ता है और इसीलिए ये मुकदमा जो है वो दर्ज कराया गया है और उसमें साफ तौर पर इन सभी बातों का जिक्र किया गया है। देखना होगा वसीम रिजवी की तरफ से अब इसको लेकर क्या कुछ कहा जाता है। वसीम रिजवी से पहले धर्म परिवर्तन भी कर चुके हैं, उन्होंने सनातन धर्म को जो है वो अपनाया है। सआदतगंज थाने में जो है ये मुकदमा दर्ज किया गया है। कई धाराओं में ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है और जिसमें विशेष तौर पर
इस बात को लेकर उसमें जिक्र किया गया है कि वसीम रिजवी की तरफ से इस्लाम को लेकर अभद्र टिप्पणियां जो हैं वो करी गई हैं और उसी की वजह से कहीं ना कहीं जो इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं उनको काफी आहत हुई है और इस वजह से इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जानी चाहिए और ये पूरा जो प्रकरण है इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। फिलहाल अभी पुलिस ने इस मामले को लेकर जो जानकारी उसके मुताबिक मुकदमा दर्ज कर लिया है। विभिन्न धाराओं में ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। देखना होगा आगे पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है और इसके बचाव में वसीम रिजवी की तरफ से क्या कुछ जो है वो प्रयास किए जाते हैं, किस तरीके से वो अब इसको जो है वो देखेंगे। और चूंकि लगातार किस तरीके से देखने को मिला है पिछले कई समय से वो बयानबाजी उनके सामने आ रही थी, इस्लाम को लेकर वो लगातार बयानबाजियां कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने इस्लाम धर्म को छोड़ते हुए सनातन धर्म को अपनाया और वो कहीं ना कहीं इन सभी चीजों को लेकर अब कह सकते हैं जो मुकदमा है उनके खिलाफ वो लिखा गया है और उसकी मुकदमे में देखना होगा अब आगे क्या कुछ कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो क्या इस मामले पर रिजवी का कोई बयान निकल के सामने आया है प्रियम? देखिए अभी वसीम रिजवी की तरफ से कोई भी बयान जो है वो सामने निकल के नहीं आया है। थोड़ा सा इंतजार करना होगा, देखना होगा उसके बाद उनकी तरफ से क्या कुछ बयान निकल कर आता है और किस तरीके से वो इस पूरे मामले को टैकल करेंगे, किस तरीके से इसको डिफेंड करेंगे, क्या कुछ उनकी आगे जो है कह सकते हैं कानूनी तौर पर उनकी लड़ाई किस तरीके से रहने की। और चूंकि कनीज फातिमा की तरफ से जो ये मुकदमा लिखाया गया उसमें कई सारी धाराएं भी हैं जो शामिल करी गई हैं। उन धाराओं को लेकर अब देखना होगा वसीम रिजवी की तरफ से क्या कुछ इसमें कैसे डिफेंड जो है वो किया जाता है। प्रतिक्रिया तो उसी समय आनी शुरू हो गई थी जब उन्होंने अपना धर्म बदला था। अब लगता है कि और ज्यादा ये मामला गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए वसीम रिजवी को लेकर कह सकते हैं काफी समय से विवाद जो है वो बना हुआ है। वो तरह तरह के उनके बयान भी आते रहते हैं, उनके इस तरीके के कृत्य होते हैं कि वो कहीं ना कहीं अपने आप में चर्चा का विषय बनते हैं और उसके जरिए कई बार वो इस्लाम धर्म के खिलाफ भी बयानबाजी करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कई जगह पर इस तरीके के बयान दिए हैं, तो कहीं ना कहीं उसी को लेकर जो है ये कनीज फातिमा की तरफ से मुकदमा जो है वो दर्ज कराया गया है। अब देखना होगा इसको लेकर आगे क्या कुछ कार्रवाई जो है वो रहती है। ठीक है प्रियम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो सदाकतगंज थाने में कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। कनीज फातिमा की तरफ से ये केस दर्ज किया गया है। वसीम रिजवी के खिलाफ ये केस दर्ज किया गया है। आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है इस्लाम धर्म को लेकर और इसलिए ये केस जो है कनीज फातिमा ने दर्ज कराया है। उत्तरकाशी के सुरंग में फंसे मजदूरों को रेस्क्यू करने का अभियान 11वें दिन भी युद्ध स्तर पर जारी है। अब सूत्रों के हवाले से खबर निकल के सामने आ रही है कि कल तक सभी मजदूरों को सकुशल रेस्क्यू कर लिया जाएगा। वहीं इसको लेकर सुरंग के बाहर 40 एम्बुलेंस भी पहले ही बुला ली गई है ताकि किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी मजदूरों को ना हो। और आखिरकार 10 दिन के बाद धामी सरकार के चेहरे पर खुशी देखने को मिली है। सिलक्यार टनल हादसे में रेस्क्यू अभियान में जुटी एजेंसियों को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें 6 इंच मोटे पाइप से जहां श्रमिकों को लिक्विड खाना भेजा गया है, वहीं संचार के माध्यमों को भी उन तक पहुंचाया गया। धामी सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द टनल में फंसे श्रमिकों को सकुशल बाहर निकाला जा सके। रिपोर्ट देखिए। कैमरा ऊपर सारे लोग ठीक है तो कैमरे में अपने आप को दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं, हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराएं नहीं। हाँ हो रहा अगर कैमरे को पास आखिरकार 9 दिन बाद देश के लिए अंधेरी सुरंग से उम्मीद की किरण नजर आई। सिलक्यारा टनल हादसे में रेस्क्यू अभियान में जुटी एजेंसियों को बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसमें 6 इंच मोटे पाइप से जहां श्रमिकों को लिक्विड खाना भेजा गया है, वहीं कैमरे के जरिए सुरंग में फंसे मजदूरों से बातचीत भी हुई। आप ठीक हो? कैमरा ऊपर सारे लोग ठीक है तो कैमरे में अपने आप को दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं, हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराएं नहीं। हाँ हो रहा 6 इंच का दूसरा फूड पाइप मजदूरों तक पहुंचा दिया गया है। इसी पाइप से उन्हें बोतलों में रखकर खिचड़ी और मोबाइल चार्जर भेजे गए हैं। वहीं धामी सरकार दावा कर रही है कि राज्य और केंद्र एक साथ रेस्क्यू में जुटे हैं। वहीं इन तस्वीरों के सामने आने के बाद अब उम्मीद बढ़ चुकी है कि जल्द ही भीतर फंसे हुए मजदूर अब अंधेरी सुरंग से बाहर निकलकर खुली हवा में
सांस लेंगे। सभी जितनी भी एजेंसियां वहाँ पर काम कर रही है, जितने विशेषज्ञ काम कर रहे हैं, इंजीनियर काम कर रहे हैं, बाहर बहुत सारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सभी लोग अलग अलग संस्थाओं के वहाँ पर लगे हुए हैं। सभी के एफर्ट से कल रात्रि को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें 6 इंच का पाइप अंदर आर पार हो गया और उससे भोजन इत्यादि जो पहले केवल सॉलिड बेस में जा पा रहा था, अब वो थोड़ा सा लिक्विड बेस में भी जा पाएगा। अन्य चीज़ें उनको जो खाद्य सामग्री है पकी हुई भी मिल पाएंगी। निश्चित रूप से बड़ी सफलता है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी जो हमारे अन्य जो ऑगर मशीन चल रही है या अन्य जो भी ऑप्शन है, 2, 3, 4 ऑप्शन, उनमें से कोई भी ऑप्शन हमारा सबसे पहले जो भी सक्सेस हो जाए। तो हमारा यही है कि जल्दी से जल्दी सभी हमारे श्रमिक भाई सकुशल बाहर निकले और माननीय प्रधानमंत्री जी भी प्रत्येक दिन इसकी पूरी जानकारी ले रहे हैं और हर संभव उनके स्तर से भी यहाँ पर सहायता के लिए कहा गया है। सभी एजेंसियाँ लगी हुई हैं, सभी लोग अपना बेस्ट एफर्ट देने के लिए काम कर रहे हैं। जहां एक तरफ उत्तरकाशी के अंधेरी सुरंग में 41 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। 9 दिन गुजर गए हैं, लेकिन अब तक मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो पाया है। मजदूरों को निकालने के लिए ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी है। 41 जिंदगियों को बचाने के लिए 1-2 नहीं बल्कि एक साथ 6-6 प्लान पर काम हो रहा है। मगर सियासत दून में बैठ सवाल पूछ रही है कि सरकार जवाब दे कि आखिरकार क्या क्या कदम उठाए गए हैं। प्रथम दिन से ही एक बहुत चिंता का विषय बना हुआ था, लेकिन ईश्वर की कृपा है, जितने मजदूर सुरंग के अंदर थे प्रत्येक पहले दिन से उनको भोजन की आपूर्ति की जा रही थी। ये ठीक है कि भोजन के प्रकारों में अब एक सुधार आएगा, क्योंकि कल जो 6 इंच का जो पाइप गया है उसके माध्यम से उनको और वो अंदर रोबोट के माध्यम से जो वहाँ से फोटोएं आ रही हैं, उसे देखकर मन और गदगद हुआ है। सभी लोग सुरक्षित हैं और बहुत जल्दी, क्योंकि अब हर विकल्प 5 विकल्प पे वहाँ काम चल रहा है और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार मुख्यमंत्री संपर्क में, केंद्र की एजेंसियाँ उसमें लगी हुई हैं। विदेशों से भी जो उसके तकनीकी जानकार हैं, सुरंग से जिनका लंबे समय तक वास्ता रहा है, ऐसे सब लोगों को बुलाया गया है। और मैं कह सकता हूँ कि बहुत जल्दी, क्योंकि समय निश्चित रूप से लग रहा है, क्योंकि आखिरकार सुरक्षित लोगों को निकालना है, तो हर प्रकार के उसके बंदोबस्त किए जा रहे हैं। सिर्फ भाजपा की शोशाबाजी है। पहले कहा कि मुख्यमंत्री मिल के आ गए, फिर कहा वीके सिंह आए, उन्होंने कहा 2 दिन और लगेंगे, फिर गडकरी जी आए, उन्होंने कहा 2 दिन और लगेंगे, फिर कहा गया प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, फिर कहा गया कि कैमरा अंदर पहुंच गया है, सब सकुशल हैं। कैमरे में एक आध लोग दिखाई पड़ रहे हैं और 41 के 41 जाने सुरक्षित हैं, इससे कहीं परिलक्षित नहीं हो रहा है। वो उनकी मनस्थिति क्या है कुछ पता नहीं है। आपने क्यों अभी तक किसी से काउंसलिंग नहीं करवाई, उनकी धैर्य रखने को नहीं कहा, मनोवैज्ञानिक से उनकी बात कराइए, उनकी मनस्थिति क्या चल रही है वो देखिए, क्योंकि ऐसी घटनाओं में पैनिक बहुत क्रिएट होता है। उनका धीरे धीरे जो होप है वो कम होती चली जा रही है, वो फेड होती चली जा रही है, वो मध्यम पड़ती चली जा रही है। 1-2 दिन तक तो सब सब्र रख सकते हैं, लेकिन जब बात 10 दिनों की हो तो इनमें से पूछिए सत्ताधारी दल के नेताओं से, ये कितने लोग टनल में 10 दिन रह सकते हैं। वहीं आलम ये है कि विपक्षी दलों के दबाव में ही सही, अब प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिरकार अंधेरी सुरंग में 10 दिनों से पल पल जारी है सांसों का संघर्ष कब खत्म होगा, कब ये 41 मजदूर खुली हवा में सांस लेंगे। यकीनन ऑपरेशन मुश्किल है, उम्मीद कायम है कि जरूर जीतेंगे हम। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। सभी को कैमरा उठाने के बाद दिखा दें, सभी को जितने भाजपा होता है सभी को दिखाएं। अब सुरंग में रेस्क्यू के लिए 6 प्लान तैयार किए गए हैं। वो क्या है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। प्लान 1 है टनल के अंदर से 88 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग करना, टनल के दाईं तरफ 170 मीटर तक ड्रिलिंग करना। तीसरे प्लान पे आ जाते हैं, टनल के बाईं तरफ 200 मीटर तक ड्रिलिंग करना और चौथे प्लान में मेन गेट से ड्रिलिंग मशीन के जरिए रेस्क्यू करना है। तो ये वो
प्लान है जिनको धरातल पे उतारने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तो ये 4 प्लान है जिसके जरिए मजदूर जो अंदर 41 फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। ऑपरेशन जिंदगी लगातार चलाई जा रही है। तो प्लान 4 के तहत मेन गेट से ड्रिलिंग करके मजदूरों को बाहर निकालना ये मेन मकसद है। अब बताते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ड्रिलिंग की गई है। अब आपको बता दें कि रेस्क्यू के लिए अब तक क्या क्या हुआ है। तो 12 नवंबर सुबह 4 बजे यह हादसा हुआ, 41 मजदूर फंस गए। फिर कर्मचारियों से संपर्क किया गया, ऑक्सीजन फूड 13 नवंबर को भेजा गया। 14 नवंबर को मलबा गिरने से रेस्क्यू काम में दिक्कत आ गया। 15 नवंबर को ड्रिलिंग मशीन खराब होने से उस समय भी दिक्कत आ गई। 16 नवंबर को कर्मचारियों ने घर वालों से बातचीत की और ढांढस बंधाया। 2 मजदूरों की तबीयत बिगड़ी 17 नवंबर को। 18 नवंबर की बात की जाए तो इंदौर से मंगाई गई नई मशीन के जरिए रेस्क्यू अभियान करने की कोशिश लगातार किया जा रहा है। 19 नवंबर को 5 मोटे में 6 एजेंसियों का रेस्क्यू किया गया और 20 नवंबर को 80 मीटर की ऊंचाई से वर्टिकल होल जो है वो करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तो ये सिलसिलेवार तरीके से कब क्या हुआ और किस तरीके से ऑपरेशन जिंदगी को अंजाम देने के जद्दोजहद में पूरा प्रशासन, पीएमओ की टीम, सीएमओ की टीम मौके पर मौजूद है और कार्यरत है लगातार। तो 41 मजदूर अभी भी अंदर फंसे हुए कहा यह जा रहा है। कल शाम तक उनको निकाल लिया जाएगा। कई एक्सपर्ट्स विदेश से भी आए हैं, उनको निकालने की कोशिश लगातार जारी है। खाना पानी उनको भिजवाया जा रहा है पाइप की सहायता से। और पहली बार सीसीटीवी कैमरा भी निकल के सामने आया। सीसीटीवी के जरिए उन मजदूरों का दृश्य भी आया और विजुअल सामने आया जिसमें दिखा जा सकता है कि मजदूर सुरक्षित है। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहेंगे।